नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिहाज से टीके के दोनों डोज बेहद जरूरी है। ये जनता टीवी भी आपसे अपील कर रहा है। ऐसे में ये चक्र मजबूत हो जाता है और इस चक्र को मजबूत करने की कवायद में प्रदेश सरकार भी जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के बाद अमूमन देखने को मिल रहा है कि दूसरी डोज के लिए लोग हीला हवाली कर रहे हैं। इसके चलते पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अब हर शनिवार को सभी टीकाकरण केंद्रों पर सिर्फ वैक्सीन की दूसरी डोज ही लगाई जाएगी। टीकाकरण केंद्रों पर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक टीके की दूसरी डोज लगवाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाने वाले लोगों के लिए समय आरक्षित किया जाएगा। फिर इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन न करवाने वालों को प्रथम दृष्टया प्राथमिकता दी जाएगी और वो अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। तो वहीं योगी सरकार रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा देने जा रही है। ये यात्रा 21 अगस्त की रात 12 बजे से 22 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे तक निगम की सभी श्रेणियों की बसों में मिलने वाली है। सीएम योगी के निर्देश पर परिवहन विभाग इसके लिए आदेश जारी कर चुका है और इसकी कवायद में भी जुटा हुआ है। सीएम ने इस बार रक्षाबंधन के मौके पर मुफ्त बस सेवा को मिशन शक्ति से जोड़ दिया है। मिशन शक्ति का तीसरा चरण रक्षाबंधन से एक दिन पहले यानी कि 21 अगस्त से शुरू हो रहा है। सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश की सभी बहनों को परिवहन निगम की बसों में आने जाने की मुफ्त सुविधा प्रदान कर दी है। वृंदावन में सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इस बार ठाकुर बाके बिहारी स्वर्ण झूला में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। कोविड के कारण पिछले साल भक्त ठाकुर जी के इस अद्भुत मनोरम दृश्य को नहीं देख पाए थे, उनके दर्शन से वंचित रह गए थे। हरियाली तीज पर ठाकुर जी स्वर्ण हिंडोले में विराजमान होकर सुबह 8 बजे से दोपहर को 2 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात को 11 बजे तक भक्तों को दर्शन देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पूरे सूबे में भी आज हरियाली तीज की धूम देखने को मिल रही है। शिव शक्ति के पूजन का विशेष महत्व है। आज के दिन बाके बिहारी की पूजा का विशेष महत्व है। युगल जोड़ी का ध्यान हर कोई करता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धर्मेंद्र और अभिषेक यादव राजधानी लखनऊ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से आपके पास? क्या धूम देखने को मिल रही है हरियाली तीज में? हरियाली तीज का महत्व ही एक अलग है और महत्व माना जाता है क्योंकि काशी में इसकी मान्यता काफी है। शिव पार्वती की नगरी है और शिव पार्वती का वास काशी में भगवान शिव विश्वेश्वर और पार्वती का वास होता है गौरी माँ का। तो ये जो हरियाली तीज है इसका महत्व है शिव पार्वती का पूजन करके और बड़ों का आशीर्वाद लेने से कहीं न कहीं सुहागन औरतों के लिए ये काफी महत्व रखता है और उनके जीवन काल में उनके पति की लंबी उम्र होती है। इसके लिए देर सुबह 4 बजे मंगला आरती से वाराणसी में शिवालयों पर औरतों की लंबी कतार लगी हुई है और शिव पार्वती का पूजन कर रहे हैं। क्योंकि आज शुक्ल पक्ष है तो काशी में शुक्ल पक्ष के दिन ये श्रावण मास में काफी महत्व रखता है। साल में एक ही बार आता है जिस दिन शिव और पार्वती दूसरी बार मिले थे। तो इस पूजन और व्रत का महत्व मानक यही होता है कि जो औरत आज व्रत रह के बड़ों का आशीर्वाद लेती है और शिव पार्वती के शिवालयों में पूजन। ठीक है धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ से हमारे साथ में अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ग्राउंड जीरो पर कैसी हलचल देखने को मिल रही है? महकमे की तरफ से क्या इंतजाम हैं? देखिए, जिस तरीके से सावन माह में हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है, इस हरियाली तीज के पर्व को लेकर के अपना एक विशेष महत्व है। इस दिन जो सुहागिनें होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला दिन भर व्रत रहती हैं और व्रत रहने के बाद विधि विधान से भगवान शिव और मां पार्वती का पूजन करती हैं। हर साल सावन माह की तृतीय शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को यह पर्व मनाया जाता है, जिसको लेकर के राजधानी लखनऊ में जो मंदिर है, जो भगवान शिव के शिवालय है, वहां पर काफी जो लोगों का सुबह से आगमन लगा हुआ, लगातार वहां पर भक्त आ रहे हैं और कहीं ना कहीं विधि विधान के साथ पूजन कर रहे हैं। इस पर्व में जो महिलाएं हैं उनकी भीड़ काफी देखने को मिली है। महिलाएं 16 श्रृंगार करके मंदिरों में पहुंच रही हैं और कहीं ना कहीं जो भगवान शिव और मां पार्वती हैं उनका पूजन कर रही है अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने अखंड सौभाग्य के लिए। इसके साथ ही लड़कियों के लिए यह पर्व विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि जिस तरीके से मां पार्वती ने
भगवान शिव को पाने के लिए जो प्रतिज्ञा की थी, इस व्रत को रखा था, उसी तरह ठीक जो है जो लड़कियां होती कहीं ना कहीं वो अपना मनवांछित वर प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करती हैं। इसके साथ ही इस बार का जो ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपने देखा और समझा कि सूबे के अंदर क्या हलचल देखने को मिल रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रही प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जामिनेशन शेड्यूल में एक बार फिर से फेरबदल कर दिया गया है। अब ये परीक्षा 20 अगस्त की जगह 24 अगस्त को होने वाली है। मंगलवार देर शाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा की तारीख में तब्दीलियां कर दी हैं। इस बाबत का आदेश भी जारी हो गए। इसमें 2 शिफ्ट में 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। उम्मीद ये भी है कि उत्तर प्रदेश से जुड़े कंटेंट अफेयर्स के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ये एग्जाम 2 शिफ्ट में होने वाला है। पहली पाली में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर को 3 बजे से शाम को 5 बजे तक एग्जाम होंगे। पीईटी की परीक्षा है और इसके शेड्यूल में परिवर्तन है। तो उत्तर प्रदेश मिशन 2022 में जुटी भारतीय जनता पार्टी की पैनी नजर जातीय समीकरणों पर है। प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी वाली पिछड़ी जातियों को खास तवज्जो दी जा रही है। 3 तलाक के खिलाफ कानून लाकर भाजपा सरकार पार्टी के लिए नए वोट बैंक की एक खिड़की खोल चुकी है। तो अब अल्पसंख्यक मोर्चा की जो प्रदेश की टीम बनाई गई है उसके जरिए मुस्लिमों में पिछड़ी जातियों को तवज्जो देकर एक संदेश भगवा दल ने देने की कोशिश करी है। बीजेपी ने प्रदेश कार्यकारिणी में कुछ बदलाव पार्टी ने किए हैं। पहले जैन समाज से 1 पदाधिकारी थे, जबकि अब 2 हो गए हैं। टीम का लगभग हर सदस्य ग्रेजुएट है। इसके अलावा खास बात यह है कि मुस्लिम समुदाय में भी जो पिछड़ी जातियां हैं उनसे जुड़े कार्यकर्ताओं को प्रदेश पदाधिकारी बनाकर इन जातियों को सम्मान दिया गया है। कांग्रेस पार्टी 2 दिनों से प्रदेश भर में बीजेपी सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकाल रही है। तो वहीं मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अलवी ने कहा कि लखनऊ और दिल्ली में देशभक्ति और देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटने वाले आजादी के आंदोलन के खिलाफ थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि आरएसएस और हिंदू महासभा आजादी के आंदोलन में साथ नहीं था। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लड़ी। कांग्रेस आज भी देश की आजादी और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ रहा है। तो वहीं उन्होंने मुरादाबाद की लाजपत नगर कॉलोनी में 81 हिंदू परिवारों की ओर से पलायन के जो पोस्टर लगाए गए थे उस पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा इन सभी लोगों को तुरंत जेल भेज देना चाहिए जिन्होंने पलायन के झूठे पोस्टर लगाए थे। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी की लीडरशिप में शुरू किया था और देश को आजाद कराया। आज वही दिन मनाने के लिए, देश के लोगों को बताने के लिए मैं मुरादाबाद आया। कांग्रेस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी और आज वो लोग जो लखनऊ और दिल्ली में बैठ के देशभक्ति और देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटते हैं, वो उस वक्त उस मूवमेंट के खिलाफ खड़े थे, उस मूवमेंट के अंदर शामिल नहीं, चाहे आरएसएस हो या हिंदू महासभा। इसी प्रोग्राम में मैं मुरादाबाद आया। नए इस्लामी साल की शुरुआत मुहर्रम से होती है। मुहर्रम का महीना इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। ये महीना बेहद खास माना जाता है। इस साल अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम का महीना 11 अगस्त यानी कि आज से शुरू हो रहा है। इस महीने के 10वें दिन आशुरा होता है। इसी दिन मुहर्रम मनाया जाता है। ये इस्लाम मजहब का प्रमुख त्योहार है। इस बार 19 अगस्त को आशुरा मनाया जाएगा और इस दौरान दुनिया भर में करबला के शहीदों की याद सभाएं और जुलूस भी निकाले जाते हैं। फिलहाल सूबे के अंदर इसकी जो छटा है वो थोड़ी सी अलग देखने को मिलेगी क्योंकि कोविड है। कोविड के चलते तमाम तरह के एहतियात बरतने को सरकार ने कहा है। सरकार की तरफ से मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन ने ड्रोन से नजर बनाए रखने के भी संदेश दिए हैं। ड्रोन की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन्हीं ड्रोन्स के जरिए सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए जाएंगे और नजर बनाए रखी जाएगी कि किसी तरह की अराजकता देखने को ना मिले। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ अरशद रजा और साथ में बरेली से फजलुर रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख होगा हमारा राजधानी लखनऊ का। अरशद, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? कैसी तैयारियां हैं? महकमे ने सुरक्षा के इंतजाम हालांकि पहले ही डिक्लेयर कर दिए थे कि वो ड्रोन के जरिए होने वाले हैं, लेकिन आज क्या हलचल देखने को मिल रही है?
बिल्कुल आपको बताने का मुहर्रम की 35 तारीख से मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। खासकर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। पीएसी और सीआरपीएफ बल भी पूरी तरह से तैनात किए गए हैं और जो हेरिटेज जोन है, जो लखनऊ पुरानी लखनऊ में जहाँ से मुहर्रम की शुरुआत होती है, जहाँ से मुहर्रम पता चलता है, उस क्षेत्र को बिल्कुल पुलिस ने चाक चौबंद बना रखा है और जगह जगह पर पुलिस तैयार करके रखी है। और खासकर जो लखनऊ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अरशद, सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रेस रिलीज जारी हुई थी महकमे की तरफ से, जिसमें बात कही गई थी कि सुरक्षा के किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है, उसको लेकर के जो धर्मगुरु थे उन्होंने आपत्ति भी जताई थी। क्या इस तरह की कोई बात दोबारा निकल करके सामने आ रही है कि उन्होंने कहा था कि जब तक चेंजेस नहीं होते हम मानेंगे नहीं? जी बिल्कुल, वो सारी चीजों की बातचीत बैठ करके प्रशासन से और धर्मगुरुओं से हो गई थी और धर्मगुरुओं ने उसके लिए फिर छूट दे दी थी कि हाँ आप लोग सारी मीटिंगें अटेंड कर सकते हैं। हमारी प्रशासन से बात हो गई है और प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की थी धर्मगुरुओं ने। ठीक है, बरेली से हमारे साथ फजलुर रहमान जुड़े हुए हैं। फजल, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? बरेली में मुहर्रम का चांद देख लिया गया है, जिसकी आज पहली तारीख है। मुहर्रम को बरेली में बड़ी शांति से मनाया जाता था। अब गाइडलाइन जो आ गई है कोरोना की, इसके चलते मुहर्रम अब शांति के साथ मनाए जाएंगे, क्योंकि जो ताजिए हैं और जो मुहर्रम जहाँ रखे जाते हैं उनके गेट अभी तक तो बंद हैं। रात भी हमने इसका सर्वे किया था और सुबह भी सर्वे किया था, तो गेट तो सारे बंद है, क्योंकि शासन और प्रशासन ने अभी तक कोई भी गाइडलाइन बरेली में जारी नहीं की है। इसके चलते आज पहली तारीख है असरे की और जो 19 तारीख को पूरी तरीके से 10 तारीख होती है उसमें मनाया जाएगा। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी शांति से मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी कुछ मौलानों से बात हुई थी, उन्होंने भी ये कहा था कि जो सरकार की गाइडलाइन में भी उसी के मुताबिक हम काम करेंगे। और अभी तक ही जो ताजिएदारी के लोग हैं उन्होंने ताजिया अभी नहीं निकाला है और उनके जो इमाम बाड़े हैं वो पूरी तरीके से अभी तक बंद हैं। जी पूजा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और ग्राउंड जीरो पर नजर भी बनाए रखिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि सपा सांसद आजम खान और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ एक के बाद एक कई सारे मामले दर्ज हुए। मुकदमों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सक्रिय हो गया है। आरटीआई कार्यकर्ता ने इन मुकदमों को झूठा बताते हुए सपा सांसद और उनके परिवार के लोगों को साजिशन फंसाने का आरोप लगाते हुए एनएचआरसी में शिकायत की थी। एनएचआरसी ने आजम प्रकरण में की गई आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खां की शिकायत को दर्ज कर लिया है। आरटीआई में कहा गया है कि आजम खान को सियासी साजिश के तहत निर्दोष होते हुए भी फर्जी मुकदमों में फंसाया गया। उनकी पत्नी और बेटे समेत पूरे परिवार पर मुकदमे लगा दिए गए हैं। इसके चलते आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला आजम 26 फरवरी 2020 से जेल में बंद है। छब्बीस फरवरी 2020 से जेल में बंद है आजम खान और इसको लेकर एनएचआरसी भी अब फ्रंट फुट पर है। मोहल्ला बालू अड्डा राजा मोहन राय वार्ड में दूषित पेयजल आपूर्ति के संबंध में जिलाधिकारी ने अहम बैठक करी। इस बैठक में प्रोजेक्ट डायरेक्टर को निर्देश दिया गया है कि टीम गठित करते हुए सीवेज लाइन का तत्काल ऑडिट कराया जाए। साथ ही जीएम जल कल को पेयजल आपूर्ति लाइन की जांच किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि संचारी रोग के दृष्टिगत राजा राम मोहन राय वार्ड के लगभग 500 घरों को क्लोरीन की टैबलेट दी जाए। साथ ही नगर निगम को वार्ड की समुचित साफ सफाई के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ब्रजेश पाठक पहुंचे हुए थे इस क्षेत्र में। हजरतगंज का पौष इलाके के करीब का ये मोहल्ला है जहां पर इस तरीके के हालात देखने को मिले। 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे और 80 लोग बीमार हो गए हैं, डायरिया का शिकार हैं। 2 बच्चों की जान भी इस पूरे मामले में चली गई है। तो वहीं डीजीजीआई की टीम ने बड़े कारोबारी और एसएनके पान मसाला के मालिक नवीन कुरेले और निदेशक अविनाश मोदी को गिरफ्तार कर लिया है। 24 घंटे चली कार्रवाई के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। यह मामला करीबन 50 करोड़ रुपए के जीएसटी चोरी से जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले में कई और लोगों की गिरफ्तारी की भी सूचना है। गिरफ्तारी जीएसटी एक्ट की धारा 132A के तहत की गई। जीएसटी लागू होने के बाद किसी बड़े कारोबारी की शहर में पहली गिरफ्तारी है। सोमवार को कानपुर समेत प्रदेश के 15 शहरों में डीजीजीएसटीआई की टीम ने छापेमार कार्रवाई करी थी। यह अभियान पिछले दिनों दिल्ली की कंपनी फ्लैक्स में हुई छापेमारी के बाद चलाया गया।
तो खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख होगा देवभूमि का। टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक लगाकर इतिहास रचने वाली हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं। एयरपोर्ट पर वंदना का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। वंदना के स्वागत के लिए उनके बड़े भाई पंकज कटारिया, शेखर कटारिया, लखन कटारिया और परिवार के सदस्यों सहित आसपास के तमाम लोग मौजूद रहे। वंदना की उपलब्धियों पर आज न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश को गर्व है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। देहरादून से जुड़े हैं अजीत काम्बोज और हरिद्वार से हमारे साथ में विकास खरे मौजूद हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? वंदना कटारिया उत्तराखंड जीत का इतिहास रचने के बाद पहुंची हैं, उनके लिए ये जीत है, नारी शक्ति के लिए ये कहीं ना कहीं जीत है, भले ही ग्राउंड पर हम मेडल से चूक गए हों। बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। जिस तरह से कि बड़ा गर्व का विषय है कि उत्तराखंड की बेटी जो है वंदना कटारिया, वो टोक्यो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद आज अपनी धरती, अपने गृह राज्य पहुंच चुकी है और सुबह 8:45 पर वो राजधानी देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य तरीके से यहां पर स्वागत किया गया है। परिजनों के साथ साथ जो स्थानीय उनके क्षेत्रीय विधायक हैं देशराज कर्णवाल, वो वहां पर मौजूद रहे। ऋषिकेश नगर निगम की जो मेयर है अनीता ममगाई, ये वो लोग थे जो राजनीतिक तरफ से उनको बधाई देने पहुंचे थे। इसके अलावा भारी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं, चाहे फिर वो क्षेत्र की बात हो या फिर देहरादून जनपद की बात हो, तो स्थानीय लोगों ने भी जोर शोर के साथ वंदना कटारिया का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर स्वागत किया है और लगभग आधा घंटे तक उनके साथ जो शक्ति प्रदर्शन था, एक जोर आजमाइश का, वो यहां पर चलता हुआ नजर आया। हर कोई वंदना कटारिया को अपने श्रीमुख से बधाई देना चाहता था। हर किसी को इस बात की खुशी थी कि उत्तराखंड की बेटी टोक्यो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करके हैट्रिक लगाकर लौटी है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी गर्व की बात है, चाहे उत्तराखंड की बात हो या फिर देश की बात हो। तो लगभग 9:30 बजे देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से वंदना कटारिया हरिद्वार अपने घर के लिए रवाना हो चुकी हैं और पूरे रास्ते भर में उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। और अब हरिद्वार में जिस तरह के एक माहौल तैयार किया गया था परिजनों की तरफ से, स्थानीय लोगों की तरफ से, तो वहां पर भी भव्य स्वागत करने की तैयारी है। बिल्कुल, तो हरिद्वार का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में विकास खरे मौजूद हैं। विकास, देश की बेटी, उत्तराखंड की बेटी और सबसे बड़ी बात हरिद्वार की बेटी, हरिद्वार वापस लौट रही है और ऐसे में ग्राउंड जीरो पर क्या हाल चल है? मैं आपके पीछे तमाम लोगों को भी देख पा रही हूँ। बिल्कुल पूजा, आपको बता दें जहां पर फिलहाल ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद है, यही वो स्टेडियम है जहां पर वंदना कटारिया दिन रात मेहनत कर आज देश का नाम रोशन किया है और अपना नाम भी देश के इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया। आपको बता दें पूजा, जिस तरह से यहाँ पर वंदना कटारिया की तैयारियों को लेकर पूरी यहाँ पर भव्य रूप से जो है तैयारी की जा रही है और फिलहाल वंदना हरिद्वार में पहुंच चुकी है, जहां पर उनका भव्य स्वागत प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के द्वारा किया जा रहा है। और जिस स्टेडियम पर फिलहाल मैं मौजूद हूं, यहाँ पर उनके जो पैतृक गांव है, यही वो रोशनाबाद का पैतृक स्टेडियम है, जहां पर वंदना कटारिया ने लगातार दिन रात मेहनत करके ओलंपिक में जो हैट्रिक रचकर इतिहास रचा है। यहाँ पर पूरी तरह से खुशी का माहौल है और पीछे आप मेरे पास देख पा रहे हैं जिस तरह तैयारी यहाँ पर चली है। टोटल अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, जो हरिद्वार प्रशासन का अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। भव्य स्वागत के लिए यहाँ पर एकजुट भीड़ काफी इकट्ठी हो रखी है, जो गाँव के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। जी भाई साहब, आज वंदना ने इतिहास रचा है, देश के लिए नहीं, उत्तराखंड की एक बेटी ने जहां पर आज इतिहास रचा, कितनी खुशी है आज यहाँ पर? एक ये बहुत खुशी का क्षण है कि रोशनाबाद जैसी जगह से, उत्तराखंड में इतनी सुविधाएं नहीं है स्पोर्ट्स की दृष्टि, लेकिन रोशनाबाद जगह से निकल के ओलंपिक में हैट्रिक लगाना, ये देश और उत्तराखंड और खासकर हरिद्वार के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। बिल्कुल, हरिद्वार के लिए बड़ी बात है विकास। और कहते हैं कि जीत की इबारत की गहराई समझनी है अगर, तो जीत की धरती पर जहां पर वो मेहनत की गई है जीत के लिए, तैयारी के लिए, वहां का रुख करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।